मिडिल ईस्ट के हालात पर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस मौजूद रहे। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया के संकट पर चर्चा हुई, साथ ही भारत की सैन्य तैयारियों का भी जायजा लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एलपीजी संकट के बीच गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतार दिख रही है। यूपी के नोएडा में दिन निकलते ही लोग गैस लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। 300 से 400 लोग रोजाना गैस के इंतजार में लाइन में लग रहे हैं। सिलेंडर ना मिलने के चलते महिलाएं घर की छत पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। सिलेंडर मिलने की उम्मीद में एक महिला रात भर गैस एजेंसी के बाहर इंतजार करती दिखाई दी। गुजरात के छोटा उदयपुर में पेट्रोल पर तेल भरवाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते पंप पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लाइन में लगने को लेकर दो युवकों में विवाद और नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों का और पंप कर्मचारियों ने मामला शांत कराया। मारपीट की पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल को लेकर फैली अफवाह का असर यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ गई। देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। हालांकि राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि राज्य में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है। साथ ही लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की। राजस्थान के जालौर में पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात पंप पर लंबी कतार देखने को मिली। लोग कैन ऑल बड़े बड़े डब्बे लेकर पहुंच गए। इस बीच पहले तेल भरवाने को लेकर वाहन चालकों में विवाद के दौरान एक बाइक गिर गई, जिससे बाइक की टंकी फूट गई। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने तेल देना बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। कर्नाटक के बेलगावी में भी बीती रात पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह के बाद लोग गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पहुंचने लगे। इस दौरान पेट्रोल पंप पर काफी लंबी कतार लग गई। किसी तरह की अर्थव्यवस्था ना फैले, इसी को लेकर पंप के कर्मचारियों ने काफी सूझबूझ से हालात को संभाला। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारतीयों के लिए एक और राहत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दो और भारतीय जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। जगवसंत और पाइन गैस एलपीजी टैंकर्स को सेफ पैसेज मिल गया है। 26 से 28 मार्च तक इनकी भारत के बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। रसोई गैस किल्लत के बीच ये टैंकर्स 92,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी ला रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 25वां दिन है। एक तरफ जहां अमेरिका ने 9 अप्रैल तक जंग के खत्म हो जाने की संभावना जता दी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर का जिक्र करते हुए ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का दावा किया है। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे को फेक न्यूज करार दे दिया है। ईरानी विदेशी मंत्रालय के मुताबिक ट्रंप के दावे झूठे हैं। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध खत्म करने की शर्तों पर अपने रुख में किसी तरह के बदलाव से भी इनकार किया है। ईरान के अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को खारिज किए जाने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दावों पर टिके हैं। ईरान के इनकार पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने ईरानी विदेश मंत्रालय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनको अपनी पीआर टीम बदलनी चाहिए। शायद ईरान के विदेश मंत्रालय को अभी बातचीत होने का मैसेज नहीं मिला है। अमेरिका और इजराइल ने इतने बम गिरा दिए हैं कि वहां के नेता आपस में कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ईरान की तरफ से कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से बातचीत होने से इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने लीडरशिप का पहला, दूसरा और काफी हद तक तीसरा फेज खत्म कर दिया है। अब हम एक ऐसे आदमी के साथ डील कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इज्जतदार और लीडर है। मुज्तबा के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। साथ ही ट्रंप ने धमकी दी कि अगर 5 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला जारी रखेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के मुताबिक एक समझौते के जरिए ये युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने का मौका है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ का अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली का बजट
1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। बजट में सरकार ने हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। पहली बार एमसीडी को 11,666 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा झुग्गी के विकास के लिए 800 करोड़, यमुना की सफाई के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बजट पेश करते हुए सीएम रेखा ने पिछली सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले छोटी मानसिकता वालों का शासन था, उस समय दिल्ली को बुरा दौर देखने को मिला, लेकिन आज दिल्ली के निर्णायक बदलाव के तौर पर गुजर रही है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख को पार पहुंच चुकी है। अब नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत पर उतारी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट देर रात जारी कर दी गई। यह लिस्ट उन वोटर्स की है जिनके नाम पर सस्पेंस था। इनमें से लगभग 29 लाख नामों पर अब तक फैसला हो चुका है। हालांकि 29 लाख वोटर्स को लेकर सप्लीमेंट्री लिस्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने नाम लिस्ट में रखे और कितने हटाए गए हैं। कई लोगों ने बताया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट उपलब्ध तो कराई गई, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीटों शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी को 27, पीएमके को 18 और एएमएमके को 11 सीटें मिली हैं। इसका ऐलान एआईएडीएमके महासचिव पलानी स्वामी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में किया। तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। जेल से निकलते ही उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनंत सिंह आज सुबह पूजा करने के लिए निकले। उनसे निशांत कुमार के राजनीति ज्वाइन करने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश के राज्यसभा जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश जो करेंगे वो बिहार की जनता की भलाई के लिए करेंगे। फाफा मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अंसार अहमद के कोल्ड स्टोरेज के जमींदोज होने का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक निर्माण मानकों के उल्लंघन की वजह से अमोनिया टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज ढह गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटे और भतीजे समेत सपा नेता अंसार अहमद को हिरासत में लिया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 5 से 6 बाइक सवार युवकों ने एक परिवार के साथ बीच सड़क पर मारपीट की और कार में भी तोड़फोड़ की। दरअसल सड़क पर निर्माण के चलते यातायात में दिक्कत होने से कार ने रास्ता, जिसके बाद युवक भड़क गए और परिवार को कार से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। राजस्थान के कोटपुतली के रिको गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। आग एक एसी फैक्ट्री के विशाल गोदाम में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि उसने करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैले पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 5 करोड़ के माल के साथ करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दिल्ली के सिलमपुर इलाके में एक बार फिर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां बेखौफ बदमाश सर्राफा कारोबारी से 1.5 करोड़ का सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सर्राफा व्यापारी प्रथम बंसल चांदनी चौक से अपने शाहदरा स्थित घर जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली के आईपी स्टेट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस बीच पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार बदमाश का नाम अजय कालिया है। दिल्ली की साइबर सेल ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली, मुंबई और राजस्थान से रैकेट चलाते थे। ये लोग इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर ठगी करते थे। ठगों ने एक बुजुर्ग से करीब 22,67,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों के लिए भारत में बैंक खातों का इंतजाम करता था।